राजा राव द्वारा लिखे हुए नावल कंथापुर के आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, जिससे नावल समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। कंथापुर इज ए सिग्निफिकेंट वर्क इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय राजा राव। राजा राव द्वारा लिखा हुआ जो नावल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। पहली बार ये पब्लिश हुआ 1938 में, और ये अपने आप में काफ़ी प्रभावशाली नावल है जो चित्रित करता है एक छोटे साउथ इंडिया के गांव को, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। टाइटल की अगर बात करें, द टाइटल कंथापुर रिफर्स टू द फिक्शनल विलेज इन विच द नावल टेक्स प्लेस। राजा राव बताते हैं कंथापुर जो है एक अपने आप में काल्पनिक गांव है जहां पर ये नावल जो है सारा होता है। दिस विलेज लोकेटेड इन सदर्न इंडिया, ये जो गांव है काल्पनिक गांव जिसकी बात की गई है ये साउथ इंडिया में लोकेटेड है। इज प्रेजेंटेड एज ए माइक्रोकोजम, और इस गांव को माइक्रोकोजम के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो भी घटनाएं होती हैं इस तरीके की घटनाएं लार्जर लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और ये जो संघर्ष या आंदोलन चल रहे थे इंडिया के अंदर, तो उस तरीके से सारे देश में इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। तो कंथापुर गांव के माध्यम से हम सारे देश को समझ सकते हैं। ऑथर राजा राव बोर्न इन 1908 इन हसन। जो राजा राव है वो हसन में पैदा हुए थे जो कि इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका है। वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मेजर इंडियन ऑथर्स टू राइट इन इंग्लिश। ये पहली जनरेशन से बिलोंग करते हैं जो कि इंग्लिश में लिख रहे थे और इंडियन ऑथर हैं। सेटिंग, इस नावल की अगर हम सेटिंग की बात करें, द स्टोरी अनफोल्ड्स इन द फिक्शनल विलेज ऑफ कंथापुर इन सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में एक काल्पनिक गांव है कंथापुर, जहां पर ब्राह्मण डोमिनेटेड विलेज विद ए ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम। यहाँ पूरा कास्ट सिस्टम है, जैसे उस वक्त हमारा देश कास्ट सिस्टम के हिसाब से चल रहा था, तो ब्राह्मण वहाँ डोमिनेट कर रहे हैं। तो इट इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन द 1930s। 1930 से लेकर 40 तक के जो घटनाएं हुई हैं, तो उसके बैकड्रॉप में ये सारी घटनाएं यहाँ दिखाई गई हैं इस गांव के माध्यम से। कैरेक्टर्स, आइए पात्रों की बात करते हैं। मूर्ति द प्रोटैगनिस्ट। मूर्ति जो है वो मुख्य पात्र है, यंग है, एजुकेटेड है, ब्राह्मण है, हु ब्रिंग्स द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी टू कंथापुर। कंथापुर में महात्मा गांधी की टीचिंग्स को लेके आता है। जैसे वो राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, ठीक इसी तरीके से गांव कंथापुर के स्तर पर मूर्ति स्वतंत्रता आंदोलन चलाता है महात्मा गांधी के प्रभाव में। अचक्का द नरेटर। अचक्का हमें सारी कहानी बताती है नावल की। एन ओल्ड वुमन इन कंथापुर, कंथापुर में रहने वाली है और ओल्ड वुमन है। हु रिलेज द स्टोरी एंड द विलेज ट्रेडिशंस। गांव की जो ट्रेडिशंस हैं और सारी कहानी जो है वो हमें अचक्का के माध्यम से पता लगती हैं। भट्ट द विलेज ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। ये गांव का रूढ़िवादी ब्राह्मण है और मनी लैंडर का भी काम करता है। हु अपोजिज मूर्ति। मूर्ति का ये विरोध करता है और उसके जो रिफॉर्म्स, सुधार होते हैं उनका भी विरोध करता है, क्योंकि ये ब्राह्मण था, डोमिनेट करना चाहता था, और उधर जो महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में मूर्ति काम कर रहा था। तो इससे लगता था कि भट्ट को कि हमारा सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, हमारी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, तो इसलिए हमेशा ये विरोध करता है। रंगम्मा, शी इज़ एन एजुकेटेड एंड वेल्थी विडो। ये एजुकेटेड भी है और अमीर भी है और विडो है। हु सपोर्ट्स मूर्तिज एफर्ट्स होल हार्टेडली। और पूरे दिल से मूर्ति जैसे कोशिश कर रहा है तो उसकी वो सपोर्ट करती है। पटेल रंगे गौड़ा द ट्रेडिशनल विलेज हेडमैन। तो ट्रेडिशनली ये गांव का हेडमैन है, जैसे सरपंच होता है तो उन दिनों में इसकी ही चलती थी। और ये पटेल है जिसका काम था टैक्सेस कलेक्ट करना। उस वक्त अंग्रेजों का राज था तो उनकी तरफ से जो टैक्स कलेक्शन का काम था वो पटेल रंगे गौड़ा करता था। रतन, अ यंग विडो हु बिकम्स ए डिवोटेड फ्लोअर ऑफ मूर्ति। ये यंग है और विडो, ये भी विधवा है, और जो अपने आप में समर्पित होती है मूर्ति के प्रति, जो स्वतंत्रता आंदोलन चला रहा था। एंड विद होम मूर्ति फॉल्स इन लव। जिसे मूर्ति जो है दिल ही दिल काफ़ी पसंद करता है, क्योंकि वो पूरी डेडिकेटेड होके स्वतंत्रता आंदोलन में काम करती है। प्लॉट,
इसकी अगर हम कहानी देखें कैसे आगे बढ़ती है, द नावल स्टार्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द विलेज ऑफ कंथापुर। जो ये नावल स्टार्ट होता है, सबसे पहले कंथापुर गांव की इंट्रोडक्शन हमें दी गई है एंड इट्स ट्रेडिशनल सोसाइटल स्ट्रक्चर, और हमें बताया गया है भी किस तरीके से इसका सोसाइटी का मतलब ये किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर किस किस कास्ट के लोग हैं, वो क्या काम करते हैं, डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, और हमें पता लगता है कि इसमें ब्राह्मण्स जो है डोमिनेट कर रहे हैं, एंड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्विंग द कास्ट सिस्टम, और यहाँ कास्ट सिस्टम को काफ़ी ऑब्जर्व किया जाता है, मीन्स उस हिसाब से ही इम्पोर्टेंस दी जाती है सभी को। द प्रोटैगनिस्ट मूर्ति आफ्टर बीइंग एनलाइटेंड बाय द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी बिकम्स अ सोशल रिफॉर्मर। जो मूर्ति है, प्रोटैगनिस्ट है, वो काफ़ी जागरूक हो जाता है महात्मा गांधी की टीचिंग से और बन जाता है एक सोशल रिफॉर्मर एंड इनकरेजेस हिज फेलो विलेजर्स, और इसके गांव के जो दूसरे लोग हैं उनको मोटिवेट करता है टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ कास्ट एंड सुपरस्टिशंस। और जो जिनमें हम जकड़े हुए हैं, जो कास्ट सिस्टम था हमारे देश में या अंधविश्वास था, तो उनसे एक तो आज़ाद होना है और दूसरा अंग्रेज जो हमारे देश पे राज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमने स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। डिस्पाइट फेसिंग ओपोजिशन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स विलेजर्स, हालांकि इस चीज़ का विरोध जो रूढ़िवादी जो विलेजर्स हैं, स्पेशली द ब्राह्मण्स एंड भट्ट, खासतौर पे ब्राह्मण और भट्ट इसका काफ़ी विरोध करते हैं। मूर्ति फॉर्म्स ए ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स, और मूर्ति जो है वॉलंटियर्स का एक ग्रुप भी बनाता है, हु इंगेज इन एक्टिविटीज़ प्रमोटिंग गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो गांधीवादी सिद्धांत थे उनको प्रमोट करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ में ये वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करते हैं, सच एज स्पिनिंग, एक तो चरखे को काटना, नॉन वायलेंस अहिंसा, एकता इत्यादि। He also promotes the Harijan cause and women's participation in the struggle for independence. आज़ादी प्राप्त करने के लिए हरिजन को भी प्रमोट करता है, भी वो भी हमारे बराबर के हैं। वीमेन जो हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। दिस लीड्स टू हाइटन टेंशंस, जिससे गांव में टेंशंस बढ़ जाती हैं, कॉजिंग डिस्टर्बेंस होने लगती है, एंड ऑल्टरकेशंस इन द विलेज, लड़ाइयाँ होने लगती हैं आपस में। इवेंचुअली मूर्ति इज excommunicated from the Brahmin community and even gets arrested, उसको बहिष्कार कर दिया जाता है और इसके अलावा वो बल्कि अरेस्ट भी हो जाता है। तो इस तरीके से गतिविधियां बढ़ जाती हैं गांव में। द स्टोरी एस्केलेट्स व्हेन द विलेजर्स यूनाइट एंड पार्टिसिपेट इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये जो कहानी है आगे बढ़ती है जैसे गांव वाले जो हैं वो एकत्रित हो जाते हैं और नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। दे रजिस्ट अगेंस्ट लोकल ब्रिटिश ओन्ड स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट, जो गांव के पास ये कॉफ़ी स्टेट था जिसका मालिक एक ब्रिटिश था, तो इसका भी वो विरोध करते हैं। विच रिजल्ट्स इन वायलेंस, जिससे काफ़ी हिंसा होती है, एंड द विलेजेस इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन, और गांव को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। हाउ एवर द स्पिरिट ऑफ द विलेजर्स रिमेन्स अनब्रोकन, वाइंग टू कंटिन्यू देयर फाइट फॉर फ्रीडम, फिर भी वो फ्रीडम के लिए लड़ते रहते हैं, वो पीछे नहीं हटते। थीम्स, इसके अगर हम थीम्स की बात करें, एक तो नॉन वायलेंस अहिंसा एंड पैसिव रेजिस्टेंस, पैसिवली विरोध करना, ड्राइंग फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, जैसे जैसे महात्मा गांधी की टीचिंग्स या सिद्धांत या उनकी इंस्ट्रक्शंस आती थी ठीक गांव वाले वैसे ही करते थे। द थीम ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का थीम इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द नावल में अपने आप में सिग्निफिकेंट है। मूर्तिज एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इलस्ट्रेट द ब्रॉडर मूवमेंट हैपनिंग अक्रॉस इंडिया। तो जिस तरीके से महात्मा गांधी कहते थे कि हमने विरोध करना है, मतलब हमने कोऑपरेट नहीं करना, बाकी हमने लड़ाई नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, ठीक इसी तरीके से गांव में भी होता है और बाकी के गांव जो हिंदुस्तान के, तो ऐसा वहाँ पर भी हो रहा था। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, एक तो जो रूढ़िवादी लोग हैं और एक मॉडर्न जो लोग हैं। द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड द इमर्जिंग मॉडर्न आइडियाज स्पेशली रिगार्डिंग कास्ट एंड जेंडर इक्वालिटी फॉर्म्स अ क्रूशल पार्ट ऑफ द नैरेटिव। तो इसमें मुख्य रूप से हाईलाइट किया गया है जब हम बात कर रहे हैं भाई कास्ट सिस्टम ख़त्म हो, जेंडर इक्वालिटी हो, मेल फीमेल इक्वल हो, तो ये सारी दिखाया गया है जो मॉडर्न कंसेप्ट अब हम जो देख रहे हैं और ट्रेडिशनली किस तरीके से पहले हमारे देश में था। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, द नावल डेमोन्स्ट्रेट्स द विलेजर्स
ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ ट्रेडिशनल सेल्फ कंटेन्ड सोसाइटी टू एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। हम देखते हैं गांव में जैसे दिखाया गया है, इसकी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जो कि अब तक एक ट्रेडिशनल था, अपने आप तक सीमित था, अब वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष चल रहा था आज़ादी के लिए। रोल ऑफ वीमेन, वीमेन की रोल की अगर हम बात करें, वीमेन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रेजिस्टेंस मूवमेंट। अब गांव की औरतें भी पार्टिसिपेट करती हैं, जो भी आंदोलन चलता है वो भी रजिस्ट करती हैं। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द ट्रेडिशनल कन्फाइंस ऑफ देयर डोमेस्टिक रोल्स। अब तक उनका जो रोल था वो घरेलू घर तक सीमित था, अब वो देश की आज़ादी के लिए आगे आ रही हैं, वो भी अपना ग्रुप बनाती हैं और लड़ती हैं। स्टाइल, द नावल इज़ नोटेड फॉर इट्स इनोवेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ये जो नावल है इसमें लैंग्वेज का एक नए तरीके से इस्तेमाल किया गया है। राजा राव एम्प्लॉयज ए यूनिक स्टाइल, एक यूनिक स्टाइल राजा राव अपनाते हैं, दैट कंबाइंस स्टैंडर्ड इंग्लिश विद इंडियन फ्रेजेज। क्योंकि ये इंडिया बेस्ड नावल है तो स्टैंडर्ड इंग्लिश को इंडियन फ्रेजेज के साथ कंबाइन किया है, एंड सिंटेक्स उसी तरीके से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, रिफ्लेक्टिंग द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं तो उसको भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है। द स्टोरी इज नरेटेड थ्रू द परस्पेक्टिव ऑफ एन ओल्ड वुमन अचक्का। और ये सारी जो कहानी है अचक्का के माध्यम से बताई गई है, उसके दृष्टिकोण से बताई गई है, विच एड्स ए फोकलोरिक एंड ओरल नैरेटिव क्वालिटी टू द नावल। तो जिस तरीके से लोक गाथा, लोकगीत और जैसे ट्रेडिशन थी वहाँ, मतलब वर्बल एक दूसरे से उन पास ऑन करना, तो इस तरीके से क्वालिटी और बढ़िया निकल के आती है और ज़्यादा अपनापन लगता है इस नावल को पढ़ने और देखने में। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, दिस नावल शोज सोशियो पोलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ इंडिया। ये जो नावल है इंडिया की सामाजिक राजनीतिक रियलिटीज़ को दिखाता है। ब्रिंगिंग फोर्थ द स्पिरिट ऑफ द नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था तो उसके स्पिरिट को, उसके जोश को भी ये नावल दिखाता है। इट ऑल्सो चैलेंज द ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी के जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे उनको भी ये चैलेंज करता है। जैसे कि कास्ट, जो कास्ट के बेस पे जैसे ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और पराया को किसी प्रकार से कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। जेंडर रोल्स, जिसमें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, फीमेल को कोई वैल्यू नहीं थी। एंड रिलीजियस सुपरस्टिशंस, और कई प्रकार के हमारे अंधविश्वास थे धार्मिक स्तर पर। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को भी क्रिटिसाइज किया गया है यहाँ पे। द नावल कैन बी सीन एज ए कमेंट्री ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। जो अंग्रेजों को राज था तो उनका क्या इम्पैक्ट था हमारे देश पे, तो इसको एक नावल को कमेंट्री के रूप में लिया जा सकता है। इट ऑल्सो इलस्ट्रेट्स द अडोप्शन ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, तो वो किस तरीके से यहाँ पर अडोप्ट किए गए, खासतौर पे एट द ग्रास रूट्स लेवल, बिल्कुल निम्न स्तर पर, एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, और किस तरीके से हिंदुस्तान में इवन रूरल इंडिया को भी गांधी के प्रिंसिपल्स ने ट्रांसफॉर्म किया, परिवर्तित किया। कंथाप अल्टीमेटली हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, और कुल मिला के हम कह सकते हैं कंथापुर जो है वो एकता के इम्पोर्टेंस के ऊपर हाईलाइट करता है, एंड डिटर्मिनेशन इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और जो हमारा डिटर्मिनेशन था भारतवासियों का फ्रीडम के लिए, न्याय के लिए और समानता के लिए, तो उसमें ये नावल सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से हाईलाइट करता है। थैंक यू।